हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके विषय लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ्यक्रम जो कि आपकी किताब का अध्याय 1 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी को समझेंगे। तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का क्या मतलब है? सत्ता की साझेदारी की जरूरत क्या है? सत्ता यानी पावर, सत्ता में कौन होता है? सरकार, गवर्नमेंट। अब इसमें साझेदारी की जरूरत क्यों है? इसमें साझेदारी की जरूरत इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र है, वो भी भारत जैसे देश में। तो यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, समुदाय हैं, कोई एक धर्म, जाति या लिंग के लोग तो है नहीं, इसलिए सबका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है सरकार में, और इसीलिए साझेदारी की जरूरत भी है। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि ये जो आपका अध्याय है ये 2 भागों में डिवाइडेड है, खंडित है। सबसे पहला भाग जो बात करता है वह इस विषय की बात करता है कि सामाजिक अंतरों, असमानताओं के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए एक लोकतंत्र में। यानी अब इतने धर्म के लोग हैं, जिनकी अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग समुदाय हैं, लिंग अलग हैं, विचार अलग हैं, उनका कल्चर अलग है। तो ऐसे में इनके बीच सामंजस्य बिठाकर सरकार कैसे चलती है, लोकतंत्र कैसे चलता है, यह बात करेंगे हम आपके पाठ के पहले भाग में। हम इस भाग में यह भी समझेंगे कि क्या हर तरह की जो सामाजिक असमानता है वो सामाजिक विभाजन का रूप ले लेती है। सामाजिक विभाजन क्या है? टुकड़ों में समाज का बट जाना, विभाजन कर देना यानी बांट देना। और असमानता क्या है? डिफरेंसेस, कि हाँ, हमारी सोसाइटी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, तो क्या ये जरूरी है कि हर तरह की जो असमानता है वो विभिन्नता में तब्दील हो ही जाएगी? क्योंकि अलग अलग एज ग्रुप के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति, तो वो क्या ऐसे समाज हर एक असमानता के आधार पर बटा हुआ है? यह हम नहीं, पर यह हम समझेंगे इस अध्याय के पहले भाग में। दूसरे भाग में हम ये समझेंगे कि ये जो असमानताएं हैं इनमें हम 3 पर गौर करेंगे: जाति, धर्म एवं लिंग। हम समझेंगे जाति क्या होती है, राजनीति में जाति क्या रोल प्ले करती है, इस पे इसका असर कैसे पड़ता है, और फिर राजनीति का जाति पे असर कैसे पड़ता है, यह सब हम समझेंगे। और इसके बाद हम समझेंगे धर्म का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है, और मतलब राजनीति इन सारी असमानताओं के साथ डील कैसे करती है। इन 3 पर आधारित मुसीबतें क्या हैं, विषमताएं क्या हैं, राजनीति में अपने आप को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, यह अध्याय इस बारे में है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि समाज में काफी तरह के डिफरेंसेस हैं, पर जरूरी नहीं है कि हर तरह की डिफरेंस यानी हर तरह की असमानता या अंतर जो है वो समाज को विभाजित कर दे, यानी समाज बट जाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये हो गया धर्म, ये एक तरह की असमानता है जो समाज को विभाजित कर सकती है। परंतु क्या हर तरह की असमानता विभाजित कर सकती है? यानी गोरा काला, या गोरा काला, रंग भेद, या हाइट हाइट भी तो असमानता है ना। आपका कद, तो क्या समाज कद के आधार पर बटा हुआ है कि ये छोटे लोगों का समाज है, ये लंबे लोगों का समाज है? ऐसा नहीं है ना। तो हर तरह की असमानता जो है वो विभाजन में तब्दील नहीं होती है। तो आप देखिए कितनी तरह की असमानताएं होती हैं: एज, फिजिकल डिसेबिलिटी, जेंडर, आपके स्किल्स। यानी ऐसा तो नहीं है ना कि यह कारीगरों का समाज है, ये कॉर्पोरेट का समाज है, ये टीचर्स का समाज है, ये स्टूडेंट्स का। ऐसा नहीं, समाज में सब रहते हैं, तो हर तरह की असमानता विभाजित नहीं करती है समाज को। यही हम समझने जा रहे हैं। रिलीजन, एथनिसिटी, आपकी जॉब, आपकी रेस यानी आपकी नस्ल, आपका थिंकिंग स्टाइल, आपकी विचारधारा। तो यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप लेती है? नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक है। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक यानी ये संदर्भ निर्धारित करता है कि कौन सी तरह की सामाजिक विभिन्नता जो है वो सामाजिक विभाजन कर देगी। तो जैसे कि क्षेत्रवाद कहाँ दिखाई देता है, यानी रीजनलिज्म, कि हम लोगों का जो क्षेत्र है, जो हमारा इलाका है, ये सर्वश्रेष्ठ है, हम यहाँ पे किसी और को नहीं आने देंगे। तो यह दिखाई देता है महाराष्ट्र जैसे शहरों में। फिर
आप जानते हैं ना, मराठी अपनी लीनिएज, अपने पूर्वजों का वो देते हैं हवाला, एवं यूपी बिहार के लोगों के साथ वहाँ पे काफी डिस्क्रिमिनेशन एवं दंगे फसाद किए जाते हैं। वे नहीं पसंद करते कि किसी और क्षेत्र के लोग आकर महाराष्ट्र में काम करें, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठियों का है। तो ऐसे नस्ल के आधार पर विभाजन देखने को मिलता है अमेरिका में। आप जानते हैं वहां पे गोरे काले का भेदभाव होता है, नस्ल यानी आपकी रेस क्या है। तो वहां पे जो ब्लैक लोग हैं उनके साथ जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट्स हैं वो अत्याचार करते हैं। आपने देखा होगा पिछले साल ही जॉर्ज फ्लॉयड को कैसे जो श्वेत अमेरिकी थे पुलिस वाले, उन्होंने गला घोटकर मार दिया गया। तो फिर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट चलाया गया। तो यह हो गया नस्ल के आधार पर विभाजन। अब बेल्जियम जो कंट्री है वहां पर भाषा के आधार पर विभाजन है, यानी कुछ लोग डच बोलते हैं, कुछ लोग फ्रेंच बोलते हैं। अब फ्रेंच बोलने वाले लोग ज्यादा समृद्ध हैं तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि फ्रेंच एक सुपीरियर भाषा। डच लोग जो है वो माइनॉरिटी बन जाते हैं, यानी अल्पसंख्यक बन जाते हैं। तो वहां पर भाषा के आधार पर विभाजन है। अब देखिए सामाजिक विभिन्नता तो अलग अलग है, पर अब भाषा के आधार पर विभाजन आपको हिंदुस्तान में कम देखने को मिलेगा, यानी भारत में। तो भारत में क्या है, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन होता है, धर्म के आधार पर होता है। अब जाति के आधार पर जो विभाजन है वो आपको अमेरिका में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग जाति को नहीं मानते। अब जो ब्रिटेन है वो क्लास को मानते हैं, यानी पैसे के आधार पर हाई क्लास, मिडिल क्लास, लो क्लास, इनकम के आधार पर वहाँ की सोसाइटी बटी हुई है। उत्तर एवं दक्षिण भारत में संस्कृति के आधार पर विभाजन है, यानी उत्तर भारत के लोगों की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत के लोगों की संस्कृति अलग है। अब हम लोग केले के पत्तों पर खाना नहीं खाते, हम लोग जमीन पर बैठकर ज्यादातर हाथ से खाना नहीं खाते, हम लोग धोती लुंगी ऐसी चीजें पहनकर नहीं रहते। वो उनका कल्चर, उनकी संस्कृति अलग है कि, और वो मौसम पर भी डिपेंड करता है, वो गर्म क्षेत्र है साउथ के। तो ये अलग अलग तरह की सामाजिक विभिन्नताएं हैं, परंतु हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती, आपको याद रखना है। और यह संदर्भ निर्धारित करता है। बाकी इसके एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं, ये आपको याद कर लेने पड़ेंगे अपने आंसर में साथ में लिखने के लिए, कि जैसे नस्ल देखने को मिलती है अमेरिका में, भाषा के आधार पर विभाजन देखने को मिलता है बेल्जियम में, जाति देखने को मिलती है भारत में। तो भारत का संविधान जब आपने पढ़ा होगा पहले, या आप हो सकता है अभी आगे भी पढ़े, तो इसमें जो आर्टिकल 14 टू 32 है, मतलब 14 से लेके 32, ये बात करते हैं हमारे मूल अधिकारों की। ये पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी फंडामेंटल राइट्स, जिसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये हमारे भारत के संविधान ने हमें दिए हैं। इसमें जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15, वो यह कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी भारत के नागरिक के साथ डिस्क्रिमिनेशन, यानी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप अगर किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं कि मैं इस व्यक्ति से बात नहीं करूंगा क्योंकि ये अलग धर्म का है, अलग जाति के धर्म का है, अलग लिंग का है, आप उसके साथ उसका उत्पीड़न कर रहे हैं, तो इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, आपको सजा हो सकती है, क्योंकि यह उस व्यक्ति का मूल अधिकार है कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मेरे साथ कहीं से भी, अब मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करूं और वो बोले कि हम यहाँ पर लड़कियों को नहीं रखते हैं, तो मैं कोर्ट में जाकर केस लड़ सकती हूँ कि आप लिंग के आधार पर मेरे साथ भेदभाव नहीं कर सकते। परंतु इसका एक्सेप्शन ये है कि कुछ जो हमारी स्टेट है, हमारा देश है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी जो पिछड़ी जाति है, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको आरक्षण दिया जाता है, रिजर्वेशन दिया जाता है, क्योंकि अगर नहीं दिया जाएगा तो ये आगे कैसे बढ़ेंगे। आप समझ रहे हैं ना, अगर ये जो जातियां हैं इतने समय से एक ही तरह का प्रोफेशन, एक ही तरह का काम करती आएंगी और इनको रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, अगर सरकार और देश इनकी मदद नहीं करेगा जो जॉब इनको चाहिए उसके लिए, तो ये उत्पीड़न से बच नहीं पाएंगे। क्योंकि आप अभी भी जानते हैं कि जातीय भेदभाव सामाजिक स्तर पर बहुत ही ज्यादा सशक्त है भारत में।
अब हमारा वही आगे चल के आर्टिकल 19 मैंने आपको कहा पार्ट 3, इसमें अनुच्छेद 14 से लेके 32 तक के पार्ट्स हैं। वो है राइट टू फ्रीडम। अब कौन कौन से फ्रीडम्स हैं? 6 तरह के आपको फ्रीडम है, यानी स्वतंत्रता दी गई है आपको, ये आपका मूल अधिकार है कि आप स्पीच एंड एक्सप्रेशन कर सकते, आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपका जो मन चाहे जब मन चाहे आप वो बोल सकते हैं, लेकिन आप देश के इसमें एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब देश के अगेंस्ट नहीं बोल सकते, किसी व्यक्ति का आप अपमान नहीं कर सकते हैं, और इसमें शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलनों यानी एसोसिएशन करने की स्वतंत्रता है, संगम या संघ बनाने की वो है आपके पास स्वतंत्रता यानी असेंबली। फिर आपके पास किसी भी मूवमेंट, कोई भी काम, कोई भी प्रोफेशन ज्वाइन करने की स्वतंत्रता है। अब कोई आपको कहे कि आप लड़की हैं तो आप स्पेस में नहीं जा सकते, या आप किसी पिछड़ी जाति से आते हैं जो कि स्वर्ण जाति नहीं है, जैसे मान लीजिए ओबीसी, तो आप ये काम नहीं कर सकते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपके पास मूल अधिकार हैं ये काम करने के लिए। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि एसोसिएशन, रेजिडेंस, आपका जहाँ मन चाहे देश में आप वहाँ रह सकते हैं, पर लीगली, ये सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क के अंदर है। ऐसा नहीं कि आप हाईवे के बीचों बीच घर बना के रहने लग जाए कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कुछ लॉजिकल चीजों को छोड़कर यह सारी स्वतंत्रता आपका संविधान आपको देता है। और ये सब होने के बावजूद भारत, हम अगले पार्ट में यानी दूसरे भाग में पढ़ेंगे कि यह संविधान ये सब कहता है, इसके बावजूद इन सारी चीजों के आधार पर, बेसिस पर भेदभाव भारत में किया जाता है। तो हम निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि हम सभी की एक से ज्यादा पहचान होती है। अब मैं मान लीजिए एक हिंदू हूँ, और साथ ही साथ मैं एक लड़की हूँ, साथ ही साथ मैं एक स्टूडेंट हूँ, फिर साथ ही साथ मैं 10 से 20 साल वाली उम्र के उसमें आती हूँ श्रेणी में, फिर साथ ही साथ मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ तो मैं पहाड़ी हूँ। ऐसे करके आपकी कितनी सारी वो है ना पहचाने, अलग अलग तरह की। मान लीजिए आप बिहार से हैं तो आप अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग बिहारी हुए, फिर आप एक स्टूडेंट हैं, फिर आप भारत के नागरिक हैं, फिर आप या तो मेल हैं या फीमेल हैं, फिर हो सकता है आपकी आपका फिर रिलीजन आ जाता है, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध क्या है, आपका फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, यानी आप मिडिल क्लास से, अपर क्लास से, लोअर इनकम पावर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं। इस आधार पर आपकी कितनी सारी आइडेंटिटीज हैं। हो सकता है कि कोई रेफ्यूजी हो, उनकी रेफ्यूजी आइडेंटिटी भी हो सकती है। तो आपकी कौन सी पहचान किस संदर्भ में काम आती है, यह सोचने वाली बात है, परंतु आपकी हर एक पहचान जो है वो विभाजन करेगी ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्योंकि हम एक से ज्यादा सामाजिक समूहों का हिस्सा होते हैं, हम अपने धर्म का हिस्सा है, अपनी जाति का हिस्सा है, अपनी नस्ल का हिस्सा है, फिर हम अपने समुदाय यानी स्टूडेंट कम्युनिटी का हिस्सा, अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर कम्युनिटी का हिस्सा हैं। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे हमारी मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं जो ओवरलैप करती रहती हैं। तो अगर एक वाक्य में कहा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि हर संदर्भ हमारी पहचान को निर्धारित करता है, और पहचानें एक से ज्यादा हो सकती है। अब हम बात कर चुके हैं कि सामाजिक विभाजन एवं विभिन्नता में बहुत बड़ा अंतर है। विभिन्नता यानी डिफरेंसेस, विभाजन यानी सोशल सेगमेंटेशन यानी अलग अलग टुकड़ों में समाज को बांट देना। तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन नहीं होती। जैसे हमने बोला कि जो जाति है वो सामाजिक विभाजन है, परंतु जो हाइट है, आपका कद है, वो सामाजिक विभिन्नता है, वो सामाजिक विभाजन नहीं है। क्योंकि ऐसे नहीं कहा जाता कि अरे देखो ये कितना लंबा है, इसको इससे ये जो है ये माइनॉरिटी अल्पसंख्यक है, अब इसके साथ भेदभाव किया जाएगा।
या कोई छोटी हाइट का है तो अब इसके साथ भेदभाव किया जाएगा। तो जो कद है वो सामाजिक विभाजन को अमाउंट नहीं करती है, परंतु जो जाति और धर्म है, क्योंकि आपने देखा है कि सवर्ण जाति यानी उच्च जाति और दलितों का अंतर जो है वो एक सामाजिक विभाजन है। ये सामाजिक विभाजन क्यों है? क्योंकि समाज में ये अवधारणा भी बन चुकी है कि दलित जो है वो पिछड़े हैं, और वो पिछड़े क्यों हैं? क्योंकि ये एक फैक्ट है कि जो दलित है वो आमतौर पर गरीब, वंचित, बेघर और भेदभाव का शिकार रहे हैं सदियों से ही भारत में। एवं जो स्वर्ण जातियां हैं वो संपन्न एवं सुविधा युक्त है, क्योंकि जो स्वर्ण जाति है उन्होंने शुरू से ही अच्छे काम किए। ऐसे काम नहीं, कोई काम अच्छा या बुरा नहीं होता, उन्होंने ऐसे काम किए जिसमें उनको ज्यादा पैसा मिलता रहा है और सामाजिक तौर पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया गया है। जबकि यही लोग स्वर्ण जाति वाले इन्होंने दलितों के साथ भेदभाव कर कर इनका उत्पीड़न किया है कई सदियों से, जिसकी वजह से जो दलित समूहों से आते हैं, जातीय समूहों से आते हैं, ये अब अभी तक उतने आगे नहीं बढ़ पाए हैं, और इसीलिए आरक्षण जो है वह काफी जरूरी होता है। तो और दलितों को फिर ऐसा महसूस होने लगता है ना कि हम दूसरे समुदाय से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पहले जमाने में और अभी भी कई जगहों पर कितना ज्यादा भेदभाव किया जाता था कि दलित लोगों के कुएं अलग होते थे, वह अलग कुओं से पानी पिएंगे, अलग जगह से खाना खाएंगे, इस गांव के बाहर एक क्षेत्र होगा दलित बस्ती, वो वहां पर जाकर रहेंगे, वो पक्के घर में नहीं रह सकते, वैसे कपड़े नहीं पहन सकते, खा नहीं सकते, इस क्षेत्र में आ नहीं सकते किसी एक जगह पर। तो ये सब क्या करता है, समाज को विभाजित कर देता है कि ये तो दलितों का क्षेत्र है। यह क्षेत्र अगर ना भी हो कि यह तो जो व्यक्ति है ये दलित है, तो ये लोग जो हैं हमारे जैसा काम नहीं करते होंगे, हमारे जैसे दिखते नहीं होंगे, तो इसलिए सामाजिक जो है विभाजन हो जाता है जाति के आधार पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक अंतर दूसरे अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि किसी के कद से ज्यादा जरूरी है उसकी जाति भारतीय समाज में, क्योंकि हमारे दिमाग में ऐसा स्टीरियोटाइप बन चुका है। तो लोगों को ये महसूस होने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, और इसलिए सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अमेरिका में श्वेत और श्वेत जो है वो सामाजिक विभाजन है, क्योंकि जो श्वेत लोग हैं व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उनको ऐसा लगता है कि जो ब्लैक लोग हैं वो हीन है। जैसे कि भारत में उच्च स्वर्ण जातियों को ऐसा लगता है कि दलित लोग हीन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, हम सब एक समान होते हैं। तो आप ये बात याद रखिए। तो लोकतंत्र को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? लोकतंत्र को ऐसे टकराव की स्थिति से ऊपर उठकर कार्य करना पड़ता है। तो टकराव एवं सामंजस्य जो है वो लोकतंत्र की सीढ़ियां हैं। जब तक डिबेट, डिस्कशन ये सब नहीं होगा तब तक नीतियां नहीं बनाई जा सकती। इसलिए ही तो पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियां एवं शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मुहिम चलाई गई थी, क्योंकि लोकतंत्र ये चाहता है कि सबका साथ सबका विकास हो। इसीलिए इसके बीच अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब जाति के आधार पर आरक्षण लागू किया गया था तो कितनी ज्यादा हिंसक तनाव के एपिसोड्स हुए थे, कितना ज्यादा रेजिस्टेंस हुआ था। पर यही लोकतंत्र है, जब इतने अलग तरह के, इतनी विभिन्नताओं और अंतरों व असमानताओं के लोग एक साथ रहते हैं तो टकराव होता है। परंतु यह लोकतंत्र की ब्यूटी भी है, मतलब ये डेमोक्रेसी की सुंदरता है कि इतने दलों के बीच में भी वह सामंजस्य बनाने की और सबके विकास के बारे में तत्पर रहता है एवं सोचता रहता है। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है कि विभाजन हो चुका है, देखिए यह इंडियन सोसाइटी का चार्ट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इंडियन कास्ट सिस्टम कैसा है, सबसे ऊपर होते हैं ब्राह्मण। तो ये ऐसी हायरार्की है, ऊपर से नीचे चलती है, जो कि गलत है। तो सबसे ऊपर माना जाता है ब्राह्मणों को, फिर क्षत्रिय को, जो पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे। फिर आते हैं तीसरे नंबर पर वैश्यास। वैश्यास कौन होते हैं? जो वो बिजनेस करते हैं, यानी बिजनेसमैन, किसी भी तरह का बिजनेस हो सकता है, कोई क्राफ्ट्समैन, स्किल्स वर्कर जैसे कारपेंटर्स, पेंटर्स, बिजनेसमैन, ये सब होते हैं वैश्यास। शूद्रास कौन होते हैं? ऐसा माना जाता था पहले जमाने में कार्य के आधार पर, और फिर ये जो
कार्य है ना, प्रोफेशन, यही जाति बन गई, जो कि काफी गलत बात है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु शूद्र जो थे वो ज्यादातर ऐसे लोग थे जिनको पहले पढ़ने लिखने को नहीं दिया जाता था, इसलिए वह किसानी करते थे, फार्म वर्क करते थे, अनस्किल्ड लेबरर्स, घर में होममेड सर्वेंट्स, हाउस हेल्प्स का काम करते थे। अब दलित्स और अनटचेबल्स कौन हो गए? इन्होंने इतने इम्पोर्टेंट काम करने वाले व्यक्तियों को, जो हमारी समाज में हाइजीन, स्वच्छता, सुंदरता बरकरार रखने का काम करते हैं, दलित स्वीपर्स, ऐसे क्लीनर, सड़क साफ करने वाले, हमारे जो म्यूनिसिपैलिटी वर्कर्स होते हैं, या जो ऐसे शमशान में डेड बॉडीज जलाते हैं, इनको फिर दलित बोलना शुरू कर दिया, और इनको समाज से अलग करने की मुहिम चल पड़ी, और ये कई सालों तक चलती रही, और दलितों का ऐतिहासिक तौर पर काफी उत्पीड़न हुआ है भारतीय समाज में, और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं और हम इसके खिलाफ हैं। परंतु ये जो ये दल होते हैं अलग अलग तरह के, ये राजनीतिक पार्टियों के बीच भी प्रतिद्वंद्विता पैदा कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है एक राजनीतिक पार्टी जो है वो दलितों के हित में काम करना चाहती हो, परंतु दूसरी पार्टी जो है वो क्षत्रिय या वैश्य के हित में काम करना चाहती हो, या कोई शूद्र के हित में काम करना चाहते हो। जैसे आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बहुजन समाजवादी पार्टी है वो दलितों एवं शूद्रों के हित में काम करने के लिए जानी जाती है। तो ऐसे फिर एक जो सामाजिक राजनीतिक पार्टी है वो सामाजिक विभाजन के आधार पर अपनी एक आइडेंटिटी, पहचान निर्धारित कर लेती है। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जाति राजनीति पर प्रभावी हो जाती है, और सामाजिक न्याय के आवरण तले राजनीति का दिशा निर्धारण होने लगता है। यानी सोशल जस्टिस जो है, राजनीति की कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई राजनीतिक पार्टी सोशल जस्टिस के लिए काम करना शुरू कर देती हैं। और आगे जाके हम इन अवधारणाओं के बारे में और पढ़ेंगे। देखिए, जैसे आइडेंटिटीज जो है ना, वो आपकी राजनीतिक पार्टीज जो हैं वो सामाजिक विभाजन के तौर पर आइडेंटिटी बना लेती हैं, और जो सामाजिक आइडेंटिटीज हैं वो किसी एक राजनीतिक पार्टी के साथ अपने आप को एसोसिएट कर लेती हैं। जैसे सारे दलित और शूद्र जो हैं वो बीएसपी के साथ अपने आप को एसोसिएट करने लग गए हैं कि ये हमारी पार्टी है, क्योंकि ये हमारे हित में काम करेगी। अब वो पार्टी उन लोगों से, तो ये ऐसे टू वे लेन है, यानी दोनों चीजें एक दूसरे को रीइंफोर्स करती हैं। कौन सी दोनों चीजें? सामाजिक विभाजन और राजनीतिक पार्टियां। अब 70 के दशक में अब हम समझ लेते हैं कि जाति का मूवमेंट क्या था भारत में। अब भारत आजाद हुआ था 1947 में। उससे पूर्व क्या हो रहा था? दलितों को हीन ही माना जाता था, यानी जो जाति हमारा सिस्टम, हमारी वर्ण व्यवस्था है, हमारा कास्ट सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, काफी सशक्त था, और जाति के आधार पर भेदभाव होता ही रहता था। 1967 तक जो अपर कास्ट के लोग हैं, यानी स्वर्ण जातियों के लोग, ये ही राजनीति में सबसे ज्यादा सशक्त थे, क्योंकि ये समाज में ऊपर थे। तो जैसे जब पावर आती थी इनके हाथ में, लोग वोट करते थे, तो इन्हीं जातियों के लोगों को जो है वो सत्ता में ज्यादा साझेदारी मिलती थी। परंतु 70 से लेकर 90 तक, यानी 1970 से लेकर 90 तक काफी सारे दलित मूवमेंट हुए। आप जानते होंगे, आपने मंडल कमीशन का नाम सुना होगा, जिन्होंने आरक्षण की बात करी थी, और फिर काफी ज्यादा हिंसा हुई, काफी ज्यादा दंगे फसाद हुए कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की मानसिकता विकृत थी, क्योंकि वह ये समझते थे कि ये जो हीन काम करने वाले लोग हैं, इनको जो है समाज में ऊपर नहीं बढ़ने देना चाहिए, इनको पढ़ाई नहीं करने देनी चाहिए। यह गलत मानसिकता जो स्वर्ण जातियों की रही है, इसकी वजह से ही दलितों का उत्पीड़न होता है। तो फिर मंडल कमीशन ने यह चीज हटाने के लिए सुझाव दिए कि आरक्षण लगाया जाए, ताकि सत्ता में साझेदारी बढ़े। यही हमारा अध्याय का मोटिव है कि हम पढ़े कि सत्ता में साझेदारी हर एक दल समूह की आवश्यक है। तो फिर 70 से 90 के बीच में दलित आंदोलन शुरू हुए,
मंडल कमीशन लाया गया, आरक्षण की बात हुई, ताकि ये जो गलत अवधारणाएं इन समूहों, दलित समूहों के और शूद्र समूहों के बारे में बनी हुई है, यह मिटाई जा सके भारतीय समाज से। और फिर हम देखते हैं कि इन रिसेंट ईयर्स, आधुनिक वर्ष में तो दलितों और महादलितों जैसे बिहार, यूपी, ये सारी जगह, अब तमिलनाडु भी, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, निर्वाचन के दौरान भी ये काफी वो दिया जाता है। अभी आपने देखा ओबीसी रिजर्वेशन भी लागू किया गया, यानी काफी ध्यान दिया जाता है। सरकार की नीतियां जो हैं वो भी इनके तरफ काफी ज्यादा केंद्रित हो चुकी हैं। यानी जो अब सत्ता है, सत्ता में लोग हैं, सब हमारी सरकार है, देश है, उन्होंने दलितों, महादलितों, पिछड़ी जातियों को पहचान देना आरंभ कर दिया है। तो अब हम अभी ये बात कर रहे थे कि कैसे सामाजिक विभाजन जो है वो राजनीतिक विभाजन बन जाता है, क्योंकि जो राजनीतिक दल समाज में मौजूद है वो सामाजिक विभाजन के हिसाब से राजनीति करने लग जाते हैं। अब मान लीजिए, जो अभी मैंने आपको बसपा का उदाहरण दिया, ऐसे ही कई राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके साथ कुछ कुछ अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। तो जो बसपा है उसके साथ ये अवधारणा जुड़ी हुई है कि दलितों और पिछड़ों के लिए काम करेगी, परंतु उसके साथ ये अवधारणा कैसे जुड़ी? क्योंकि समाज में विभाजन था। उत्तर प्रदेश के समाज में दलितों का उत्पीड़न होता था, समाज बटा हुआ था, वो काफी ज्यादा वर्गों में, जाति के आधार पर वर्ण व्यवस्था काफी मजबूत थी। तो दलितों और महादलितों की बात सुनने के लिए जिस पार्टी को लगा कि इस समूह की बात नहीं सुनी जा रही, उनकी साझेदारी की आवश्यकता है, और कहीं ना कहीं ये सारी पार्टियां ये भी सोचती हैं कि हम इनके हित में काम करेंगे, किसी एक विशेष दल समूह के हित में काम करेंगे तो इससे हमें और ज्यादा वोट मिलेंगे। इसीलिए इस तरह का सामाजिक विभाजन जो है वो राजनीतिक विभाजन बन जाता है, यानी सोशल सेगमेंटेशन या डिफरेंशिएशन लीड्स टू पॉलिटिकल बायस, पार्टीशन पॉलिटिक्स होनी शुरू हो जाती है। तो अगर विभिन्न संघर्ष तत्वों के बीच राजनीतिक सामंजस्य स्थापित नहीं की जाए तो देश विघटन की तरफ जा सकता है। यानी ऐसे जो सारे ग्रुप्स हैं इनके बीच में सामंजस्य लाना बहुत जरूरी है, इससे इनका रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है, इससे राजनीतिक दलों और समूहों के बीच सामंजस्य लाना भी जरूरी है। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा फंडामेंटलिस्ट बातें हो जाएंगी तो फिर जो विघटन की ओर देश चला जाएगा। जैसे कि युगोस्लाविया में हुआ, वहां अलग अलग पार्टीज जो हैं उन्होंने ऐसी ऐसी बात करी कि हमें इस देश में रहना ही नहीं है, जिसकी वजह से युगोस्लाविया के टुकड़े हो गए। अब आप उत्तरी आयरलैंड की बात करें, अगर नॉर्दर्न आयरलैंड की, तो वहां का जनसमूह ऐसा था कि कुछ प्रोटेस्टेंट थे, वहां के लोग क्रिश्चियन ही थे सब, कुछ प्रोटेस्टेंट थे, कुछ कैथोलिक थे। जैसे मान लीजिए कैथोलिक्स हो गए कट्टरवाद, प्रोटेस्टेंट्स हो गए नए लोग। तो इन यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने क्या किया कि ऐसे नए स्कूल्स बनाए जहां पर प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स दोनों के बच्चे जाकर एक साथ पढ़ें, जिसकी वजह से जो सामाजिक विभाजन था उसको कम कर लिया गया। तो आप देखिए, युगोस्लाविया में राजनीतिक पार्टी और सामाजिक विभाजन का सामंजस्य नहीं बैठा तो वह देश टूट गया, और यही नॉर्दर्न आयरलैंड की पार्टीज ने जो है वहां समाज को और जोड़ दिया। तो यह डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं या तोड़ना। तो सामाजिक विभाजन के देखिए 3 निर्धारक तत्व होते हैं, यानी यह जो चीजें हैं, ये एलिमेंट्स हैं जो सामाजिक विभाजन को लीड करती हैं, सामाजिक विभाजन करवाती हैं, मतलब फैसिलिटेट करती हैं। तो सबसे पहली बात हो गई आपकी आइडेंटिटी। तो लोग जो है ना वह अपनी जो नैरो आइडेंटिटीज है, मतलब अपने आस-पास की जो पहचान है उस पर केंद्रित रहते हैं और नेशनल आइडेंटिटी को दूर छोड़ देते हैं। यानी वह अपनी राष्ट्रीय चेतना, नेशनल थॉट, नेशनल कॉन्शियसनेस से ऊपर उठकर उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना पर ज्यादा विश्वास करने लग जाते हैं। उपराष्ट्रीय स्थानीय चेतना यानी रीजनल थॉट, सब नेशनल थॉट,
सब नेशनल थॉट क्या हो गया? आप देखिए कि जब रणजी के ट्रॉफी के क्रिकेट मैच होते हैं, रणजी ट्रॉफी के क्रिकेट मैच किनके बीच होते हैं? स्टेट्स के बीच में। तो आप किसको सपोर्ट करेंगे? अपने स्टेट को। तो आपका फंडामेंटलिस्ट हो जाता है कि मेरा स्टेट जीते, जैसे कि आईपीएल में होता है। अगर आप बैंगलोर में रहते हैं, बैंगलोर को बिलोंग करते हैं, तो आपके अंदर कितनी भावना होती है कि बैंगलोर जीत जाए दिल्ली से। तो जो आपकी सब नेशनल चेतना है, यानी आपकी स्थानीय चेतना है, वो आपके नेशनल चेतना से ऊपर उठ चुकी है। यानी आप ये भूल चुके हैं कि दूसरी टीमों में, दिल्ली की टीम में भी मेरे देश के खिलाड़ी हैं। तो आपके पास कोई ऐसा भेदभाव करने का रीजन है नहीं। परंतु जब भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होगा, तो तब जब आप भारत को जितवाना चाहते हैं, तो आपकी राष्ट्रीय चेतना उजागर होती है। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो सब नेशनल कॉन्शियसनेस है, यानी स्थानीय चेतना है, यह विभाजन करती है। और हमें कौन सी चेतना पर फोकस करना है? नेशनल थॉट पर, नेशनल चेतना पर। तो जब तक बंगाल बंगालियों का, तमिलनाडु तमिलों का, या ऐसे बोलेंगे कि महाराष्ट्र मराठियों का, असम असमियों का, जब तक हम ऐसी बातें करते रहेंगे, तो हमारे भारत की अखंडता को खतरा बना रहेगा। किस चीज का खतरा? विभाजन का। क्योंकि ऐसे जब हम कहते हैं कि वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम ये, हमारा संविधान ये तो नहीं कहता ना कि डबल सिटीजनशिप दी जाए, कि एक तो आप बिहार के हैं तो यू आर अ सिटीजन ऑफ बिहार, ऐसा नहीं कहा जाता। ऐसा कहा जाता है कि वी आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हम भारतवासी हैं, तो हम अपनी अखंडता में विश्वास रखते हैं, तो कोई कहीं भी आ जा सकता है। तो इस तरह का भेदभाव जो है, ये पहला कारण है। यानी उपराष्ट्रीय चेतना जब राष्ट्रीय चेतना पर भारी पड़ जाए, तो सामाजिक विभाजन को निर्धारित करती है। यह था हमारा फर्स्ट तत्व, यानी फर्स्ट एलिमेंट। अब आप देख लीजिए कितने ज्यादा एलिमेंट्स हैं जो ऐसा निर्धारित कर सकते हैं। आपका लिंग, इनकम, एबिलिटी, एज, आपकी भाषा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब द्वितीय यानी सेकंड महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है जो सामाजिक विभाजन निर्धारित करता है? अब यह निर्धारित करता है कि किसी भी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों के बेसिस पर जब कोई राजनीतिक दल जो है वो ऊपर उठ रहा है, जैसे कि जब मंडल कमीशन आया था, आरक्षण की बात हुई थी, तब बिहार में जो है वो यादवों का दल बहुत ऊपर उठ गया था। तो अगर आप देखिए, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी जो है वो यादवों को फेवर करती है, तो वो एक तरह के जाति समूह को फेवर कर रही है। तो संविधान के दायरे में आने वाली और दूसरी समुदाय को नुकसान ना पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना आसान है। परंतु आप ये जानते हैं कि जैसे कि मैंने अभी आपको युगोस्लाविया का उदाहरण दिया था कि कैसे वहां पर वो देश टुकड़ों में बट गया, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो उन्होंने अलगाववादी विचार प्रस्तुत किए, क्षेत्रवाद के आधार पर देश के टुकड़े टुकड़े करके। परंतु नॉर्दर्न आयरलैंड ने अपने देश को बचा कर रखा, राजनीतिक समूह ने। तो हमें पता चल गया कि किस प्रकार सत्ता के दशक के पूर्व राजनीति स्वरूप तथा 80 एवं 90 में राजनीति परिदृश्य का बदलाव हुआ। यानी कास्ट, जो पिछड़ी जाति थी, उनको ऊपर लाने की बातें की गई। तो दूसरा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा हो गया? जब किसी एक समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगे जो है वो राजनीति में घर कर ले। पहला कौन सा था? जब आपकी उपराष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय चेतना को ओवर पावर कर ले, यानी उस पर भारी पड़ जाए। अब तृतीय तत्व कौन सा? हमने कहा था ना 3 तत्व हैं, तो ये आखिरी तत्व है। सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर भी निर्भर करता है। तो यह भी काफी जरूरी है कि सरकार इन मांगों पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है। अब आप मान लीजिए दलित मूवमेंट शुरू हुआ, ठीक है, और दलितों ने अपने अधिकार, अपने हक की बात करी संविधान के तौर पर, क्योंकि संविधान कहता है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो अगर जो भारत है या भारत सरकार है वो पिछड़ों एवं दलितों के न्याय की मांग को इग्नोर कर देती, उन पर ध्यान ही नहीं देती, खारिज करती रहती, तो आज भारत में
भारत का विभाजन हो चुका होता, दलित अलग देश की मांग करने लग जाते, अलगाववादी सेसेशनिस्ट मूवमेंट आंदोलन शुरू हो जाते, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में होते रहे हैं, क्योंकि उनकी मांगों का मसला सरकार अभी तक नहीं निकाल पाई है। इसलिए काफी जरूरी है कि जो सरकार है वो सकारात्मक प्रक्रिया दे, किसी भी दल की मांग को उनको एड्रेस करे, बैठकर बातचीत हो। क्योंकि बेल्जियम का ही अगर एग्जांपल लें तो सभी समुदाय के हितों में सामुदायिक सरकार ने उचित प्रतिनिधित्व दिया गया, जैसे कि जिसकी वजह से बेल्जियम बचा रहा। अगर आप उसकी हिस्ट्री पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। परंतु श्रीलंका में आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं अपनी किताबों में, आगे जाके पढ़ेंगे कि एलटीटी हुआ, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि श्रीलंका ने अपने तमिल समुदाय के ऊपर सिन्हाली जो समुदाय था उसको फेवर किया, उसके साथ बायस हो गया जो सरकार है, और तमिलों को अधिकार नहीं दिए गए, जिसकी वजह से श्रीलंका को इतने सामाजिक हिंसा का शिकार होना पड़ा। तो राजनीति में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का भी काम करती है। जब पता चलेगा, जब तक अधिकार की मांग नहीं होगी तब तक ये भी पता नहीं चलेगा कि इन लोगों के साथ भेदभाव किस स्तर तक किया जा रहा है और उनकी मांगे क्या हैं। तो जब वे अपनी मांगे रखते हैं ऑन द टेबल कि हमारी ये मांग है, हमारे दल समूह यह चाहता है, तो तभी तो सामंजस्य बिठाया जा सकता है। अगर मांग प्रस्तुत ही नहीं की जाएगी तो कभी उसका हल भी नहीं निकल पाएगा। तो यह 3 तत्व थे जो सामाजिक विभाजन को निर्धारित करते हैं। पहला था जब उपराष्ट्रीय चेतना राष्ट्रीय चेतना पर भारी पड़ जाए। दूसरा था जब राजनीतिक दल किसी एक सामाजिक समूह की आकांक्षाओं को लेकर अलगाववादी विचार रखें। तीसरा, अगर सरकार जो है वो नकारात्मक प्रतिक्रिया दे किसी एक दल और समूह को। तो यह था हमारे पाठ का पहला भाग। इसमें हमने समझा कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन निर्धारित नहीं करती है, और हमने यह भी समझा कि सामाजिक विभाजन जो है वो राजनीतिक विभाजन बन जाती है। हमने समझा कि कैसे 70 से पहले दलितों का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था, 70 से लेकर 90 के बीच दलित आंदोलन हुए, और अब दलित और महादलितों को काफी ज्यादा राजनीति में मान दिया जाता है, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाता है। तो यह हमारे पाठ का पहला भाग था। अब हम दूसरे भाग को समझेंगे, जो कि है सामाजिक विभाजन में जाति, धर्म और लिंग विभेद के स्वरूप। यानी जाति, धर्म और लिंग भारत की राजनीति पर कैसा असर डालते हैं।